why is mental health becoming this issue not only in adults but also kids? आप देखेंगे कि बचपन से ही कुछ बच्चों को मेंटल हेल्थ इश्यूज, डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स ऑलरेडी होते हैं. तो एक्सप्लेन इट टू मी थ्रू द लेंस ऑफ आयुर्वेदा व्हाई दिस इज हैपनिंग. एक बच्चे की हेल्थ पे जब आते हैं उससे पहले हमको जानना चाहिए कि जब वो बच्चा कंसीव किया गया, व्हाट वाज द हेल्थ ऑफ देयर पेरेंट्स. अगर पेरेंट्स की हेल्थ अच्छी होती है, मेंटली फिट होते हैं, तो नेचुरली वही सब क्वालिटीज बच्चे में आती हैं. तो आयुर्वेद में से बीज विकार कहते हैं. अच्छा. कि राइट फ्रॉम द जेनेटिक्स दिस काइंड ऑफ कंप्लेंट्स दे स्टार्ट. और जब डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स की बात होती है तो ड्यूरिंग द डिलीवरी देयर आर सर्टेन फैक्टर्स जो कि जिन पे डिपेंड करता है डेवलपमेंट. अच्छा. यस. एंड एट दैट टाइम जिस भी कारण की वजह से, चाहे वो माल न्यूट्रिशन का कारण हो, चाहे वो सम स्ट्रेसर ड्यूरिंग द डिलीवरी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हो, देयर आर मेनी अदर थिंग्स जिसकी वजह से बच्चे पे स्ट्रेस आता है. एंड व्हेन वो बच्चे की ग्रोथ होनी शुरू होती है तब हम नोटिस करते हैं कि वो डेवलपमेंट ठीक से नहीं हो रही है, वो माइलस्टोन्स टाइम पे अटेन नहीं हो रहे हैं. एंड इसी वजह से शुरू से अगर हम नोटिस करते हैं तो कोई ना कोई मेंटल डिसऑर्डर या फिर चैलेंज आना शुरू हो जाता है. बट मुझे एक बात बताइए, आपने कहा कि पेरेंट्स के थ्रू आता है. पेरेंट्स को हाउ वुड दे नो, बिकॉज स्ट्रेस तो आजकल इतना प्रेवलेंट है, सबके बच्चों को नहीं है ये इशू. बहुत ही सिलेक्टिव सेट ऑफ पेरेंट्स है जिनको ये हु फेस दिस इशू. सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू सेट ऑफ पेरेंट्स? द डिफरेंस इज ऑफ कोर्स ऑफ लाइफस्टाइल. वन मेजर इशू यही आता है कि जिनका सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, खाना पीना अच्छा नहीं होता है, एडिक्शंस होती हैं, तो उनमें ज्यादा चैलेंज आता है. ये मी एज अ पेरेंट, हाउ डू आई अंडरस्टैंड कि मुझे किस तरह का स्ट्रेस हो रहा है, कितने लेवल का हो रहा है? हाउ डू आई असेस दैट सिचुएशन? हर लेवल पे असेस करना कि कितने लेवल का स्ट्रेस हो रहा है या फिर मैं कैसे उसको जानूं बिफोर प्लानिंग टू कंसीव, ये तो काफी अनरियलिस्टिक हो जाएगा. ओके. सो द बेस्ट वे इज कि हम डिटॉक्स करें अपना. Father and mother, before planning to conceive, they can go for Panchkarma treatment. Okay. As a rule, they can go for it. As a preventive measure, they can go for it. अच्छा. और ये एक गर्भ संस्कार का पहला स्टेप भी होता है. अच्छा, जिसमें आप ये पंचकर्मा थेरेपीज लें, एंड दीज आर बेसिकली डिटॉक्सिफिकेशन थेरेपीज दैट हेल्प यू टेक आउट दोज लेवल ऑफ स्ट्रेसेस. यस. बट इज इट अ श्योर शॉर्ट वे? इट्स अ वेरी गुड वे टू एंश्योर कि वो स्ट्रेस सारे निकल जाते हैं, बीज शुद्धि हो जाती है, फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है. जब आप बीज शुद्धि बोलते हो उसका मेरे को मतलब समझाइए. व्हाट इज बीज शुद्धि? इन जनरल व्हेन आई एम सेइंग बीज शुद्धि मींस फर्टिलिटी इंक्रीज होना. द स्पर्म काउंट इंक्रीजेस, द क्वालिटी ऑफ स्पर्म इन जनरल इंक्रीजेस, आल्सो ऑफ द ओवम इंक्रीजेस. अच्छा. तो बीज शुद्धि से ये मतलब है. लेट्स मूव ऑन टू द ओल्डर एज ग्रुप, जो ये एज ग्रुप है आफ्टर द 3 years ऑफ एज टिल 10 years ऑफ एज. अब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एज ग्रुप है बिकॉज बहुत सारी ग्रोथ हो रही है इनकी, एंड दे आर गोइंग थ्रू डिफरेंट थिंग्स. नाउ दे हैव स्टार्टेड हाउ टू रिएक्ट टू देयर एनवायरनमेंट. इसमें मेंटल हेल्थ इश्यूज आजकल ये हो रहे हैं. मोस्ट किड्स दैट आई सी हैव अ टैबलेट, हैव अ फोन इन देयर हैंड, and whenever you take away that phone away from them, they have a very aggressive reaction to it. And कुछ लोगों को तो इतना addiction हो गया, कुछ बच्चों को इतना ज़्यादा कि वो they can't remain without phone or tablets. How are you treating that? ये एज ग्रुप जो आपने मेंशन करी, ये वो एज ग्रुप है जिसमें बच्चों के साथ खेलने में बड़ा मजा आता है ना. वो एज ग्रुप पास हो चुकी है जिसमें वो बस सुसु पॉटी कर रहे हैं. ये वो एज ग्रुप है जिसमें वो खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, है ना, बबली है. एंड इसी एज ग्रुप में इतनी कंडीशंस हो रही हैं, ऐसी इश्यूज आ रहे हैं, तो हमको सोचना पड़ेगा कि क्या गड़बड़ है. यहाँ पे फैमिली बहुत बड़ा रोल प्ले करती है. अभी तक हम बात कर रहे थे कि बीज विकार की, दैट इज नेचर ना. तो अब बात आती है नर्चर की. नेचर एंड नर्चर बोथ एंश्योर अ चाइल्ड्स मेंटल एंड फिजिकल डेवलपमेंट. सो नर्चर के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई है कि एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई है. किससे? बच्चों से. अच्छा. इतना कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कर दिया गया है ऑलरेडी कि 3 साल के बच्चे को भी कम्पीट करना पड़ रहा है. पहले स्कूल में एडमिशन लेने के लिए कम्पीट करना पड़ रहा है, इंटरव्यूज देने पड़ रहे हैं, छुट्टियों में भी इतना होमवर्क, इतने प्रोजेक्ट्स एंड असाइनमेंट्स कि बच्चा भी स्ट्रेस्ड और पेरेंट्स भी स्ट्रेस्ड. और वो ये माहौल क्रिएट किया जा रहा है सोसाइटी के द्वारा भी, एंड पेरेंट्स भी चाहते हैं कि हमारा बच्चा कम्पीट करे, आगे जाए. बहुत ज्यादा ओवर एम्बिशियस हो गए, एंड इसका सारा लोड putting a lot of strain on the kids. Yes. What do you see? Do you actually see the manifestation of that stress in your clinic? Do people come to you कि बहुत stressful, एक toddler है या फिर a 5-year-old,
who's really stressed about his homework? A toddler won't complain इस तरह से, Okay. स्पेशली पेरेंट्स के साथ आया हो तो. दिस इज एन असेसमेंट विच आई हैव मेड क्लिनिकली के ये भी लिंक है. अच्छा. बच्चा इस चीज की कंप्लेन नहीं कर रहा, बच्चा तो बस टेम्पर टैंट्रम शो कर रहा है. उसको खुद को नहीं पता ना कि इस वजह से हो रहा है. तो इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट आप कैसे लेते हो फिर? इनका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट तो काउंसलिंग टू पेरेंट्स. व्हेन दे कम कि बच्चा बात नहीं मानता है हमारी, खाना नहीं खाता है, ये एक मेन प्रॉब्लम रहती है ना. और किसी प्रॉब्लम के आए ना आए, बच्चा खाना नहीं खाता है, लंबा नहीं हो रहा है, ग्रोथ नहीं हो रही है, इस कंप्लेन के साथ यूजुअली आएंगे. और वहाँ हम आइडेंटिफाई करके देन वील स्टार्ट टू एजुकेट द पेरेंट्स. इट्स नॉट जस्ट कि वो ठीक से खाना नहीं खा रहा. Yeah, there needs to be a relaxing atmosphere at home, at school, and the kids, that's the ideal space for a kid to grow. Yes, और इसी आइडियल स्पेस में पेरेंट्स का आपस में रिलेशन भी आता है. एंड इसी एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने में पेरेंट्स का आपस में रिलेशनशिप कैसे है, ये भी बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. इफ पेरेंट्स आर पीसफुल टुवर्ड्स ईच अदर, और बच्चा यही देख रहा है तो यही सीखता है. जो एज ग्रुप आपने मेंशन करी ना, इस समय बच्चे लाइक ए स्पंज है. वो जो देख रहे हैं वो एब्जॉर्ब कर रहे हैं. अगर वो देख रहे हैं कि पेरेंट्स सिर्फ और सिर्फ स्क्रॉल करते हैं, आपस में बैठ के बात ही नहीं कर रहे, तो वो भी बस स्क्रॉल करेंगे. So just mimicking what their parents are doing and that's what they adopt. But इसकी clinical manifestations कैसे आते हैं आपके क्लिनिक में? क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन एक तो मैंने आपको बताई, जो ग्रोथ पेरेंट्स नहीं हो लेके आ रहे रही, हैं. ग्रोथ नहीं हो रही क्योंकि वो अच्छा खाना नहीं खा रहे, ठीक है, क्योंकि उनका इंटरेस्ट नहीं है इस चीज में. अब उनको फोन एडिक्शन हो चुकी है बच्चों को, तो डोपामीन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है ना. छोटे छोटे हिट्स मिलते रहते हैं डोपामीन के. अब वो सेटिस्फैक्शन फ्रॉम फूड भी उनको तभी मिलेगी जब जंक फूड जाएगा. नॉर्मल खाने से डोपामीन हिट मिलेगी नहीं मिल रही है. सो दे आर नॉट गेटिंग एक्साइटेड अबाउट रेगुलर फूड. नाउ दे वांट देयर फोन, देयर जंक फूड, एंड दैट इज व्हाट सैटिस्फाइज देयर इनर सोल. यस, दिस इज व्हाट वी सी क्लिनिकली. ओके, व्हाट एल्स डू वी सी? ये बच्चा अवेयर नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, उससे कुछ भी बात करो, कौन से स्कूल में है, तो थोड़ा सोच के बोलेगा. क्या कितने फ्रेंड्स हैं, ये भी आइडेंटिफाई करना चाहिए पेरेंट्स को कि हाउ मेनी फ्रेंड्स और व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड्स इज द चाइल्ड मेकिंग. जब बच्चा किसी न किसी मेंटल डिसऑर्डर से गुजर रहा होता है या फिर बहुत ज़्यादा ऑपरेस्ड होता है, उसका सबसे पहला असर उसकी फ्रेंडशिप्स पे आता है. अच्छा, जैसे अगर सपोज इस एज ग्रुप की बात कर रहे हैं हम, 3 to 10 की बात कर रहे हैं, बच्चा बहुत ज़्यादा डराया जाता है घर पे. अगर बच्चे को बहुत डांटते हैं, डराते हैं, सब कुछ है, तो इसका ऑपोजिट रिएक्ट करना शुरू कर देगा बच्चा. वहाँ पे परेशान करेगा अपने दोस्तों को, बुली करेगा, इस तरह से. वन ऑफ द थिंग्स बच्चा जिस तरीके से रिएक्ट निकालता है ये चीज अपने, दैट स्ट्रेस इज टेकन आउट बाय बुलिंग. क्योंकि वहाँ पे वो दबा हुआ है घर पे, स्कूल में जाके उसको लगता है कि आई विल समहाउ टेक इट आउट. Okay. Unconsciously, consciously नहीं. Tell me how to address it, because my kids are all over the place. So I definitely know that their vata is increased. वो मेरे फ्रेंड्स बनेंगे सबसे पहले. अच्छा, ठीक है. So vata जो high है, जो vata as I understand is कि बहुत extreme hyperactivity शायद रहती है, या फिर बहुत energetic रहते हैं बच्चे. तो वो कैसे मैं ट्रीट करूं? बच्चों को जनरली एनर्जेटिक रहना भी चाहिए. नॉटी नहीं है ना अगर, नटखट नहीं है ना अगर, तो बच्चा नहीं है, पहली बात तो. अच्छा, but like, बहुत ज़्यादा हो गया. That is where I differ. I want to, because स्कूल से कंप्लेंट आती है, नहीं हम आपके बच्चे को नहीं संभाल सकते, उसके साथ कोई हमें एक्स्ट्रा हेल्प चाहिए. आपके बच्चे का कोई लेबल नहीं है. He or she is not diagnosed with ADHD. He or she is classically, if you were to see symptoms, don't have any symptoms, but they are just very energetic. यहाँ पे अगर डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है ना, तो हमको इंटरवीन करने की जरूरत होती है. अच्छा, जैसे अगर वो दूसरे बच्चे को धक्का मार रहा, उसकी कॉपी फाड़ रहा, ऐसा कुछ, then we need to intervene. But if they're just running around, they're just like they don't sit at one place, you're saying it's okay. Yes, we need to encourage that. यही तो कम हो गया आज की जनरेशन में. बच्चे भाग दौड़ी तो नहीं रहे. प्रॉब्लम ही यही है कि वो बस फोन के आगे बैठे हुए हैं. जब तक भागते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, बच्चे रहेंगे. हाँ, ओके. और अगर वो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी हो गई है, समहाउ उसने चैनल ये ले लिया, तब उसको काउंसलिंग से, थ्रू आयुर्वेदिक थेरेपीज, थ्रू मसाजेस, थ्रू पिच्चू, शिरो पिच्चू, बहुत इफेक्टिव मेजर है. ओके, तो मसाजेस एंड शिरो पिच्चू, बिकॉज ये दो कॉन्सेप्ट आप मेरे व्यूअर्स को समझाइए एग्जैक्टली क्या है. मसाज इज फुल बॉडी मेडिकेटेड ऑयल मसाज. ये हम बच्चों को कर सकते हैं. सुबह नहाने से पहले किया, 2 घंटे तक रहा ऑयल, और उसके बाद नहला दिया सिंपल पानी से. ठीक है, वेरी इफेक्टिव मेजर. और रात को क्राउन ऑफ द हेड के ऊपर
अगर हम ऑयल लगाते हैं और उसको छोड़ देते हैं और सोने से पहले पहुंच देते हैं, दिस इज नॉट पिचू बट a way it can be practiced, like a home based remedy, treatment remedy whatever. Okay, but कौन सा ऑयल यूज करना चाहिए किस कंडीशन के लिए? हाइपर एक्टिविटी की बात हो रही थी, तो ब्राह्मी ऑयल इज वन ऑफ द बेस्ट. ओके. हाइपर एक्टिविटी नहीं भी हो, हम चाहते हैं बच्चा अच्छे से सोए, स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है बच्चों की मेंटल हेल्थ के लिए, है ना. तो तब भी हम शीरबला ऑयल, सिंपल सेसमे ऑयल ये लगा सकते हैं, कोकोनट ऑयल ये भी लगा सकते हैं. ये भी लगा सकते हैं. दिस विल हेल्प द किड्स स्लीप. हेल्प द किड्स स्लीप क्योंकि वाता कंट्रोल हो जाएगी. दिस विल हेल्प द किड्स टू फोकस मोर क्योंकि वाता कम हो जाएगी. और वो जो डिस्ट्रक्टिव एनर्जी है जो तोड़ रहे हैं चीजें, वो थोड़ा चैनलाइज हो जाएगी. वो जो स्कूल से कंप्लेन आ रही है वो कम हो जाएगी. बट इट्स ओके फॉर किड्स टू रन अराउंड. यस, इट्स एब्सोल्युटली नॉर्मल. प्लीज डोंट थिंक दैट दैट्स हाइपर एक्टिविटी. यस. ओके. किस तरह की एक्टिविटी आप इनकरेज करते हैं पेरेंट्स को उनके बच्चों के साथ करना जिनसे बच्चों की ग्रोथ और मेंटल डेवलपमेंट अच्छा हो? इंटरेक्टिव एक्टिविटीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती हैं. इंटरेक्टिव टॉयज इम्पोर्टेंट हो जाते हैं जिसमें बच्चा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहा है. एक तो वो, दूसरा जो उसके साथ और बच्चे हैं या बड़े भी हैं उनके साथ इंटरेक्ट कर रहा है, टीम बिल्डिंग सीख रहा है. वहां पे बच्चे की प्रॉपर डेवलपमेंट होती है. ओके. ये इंडोर की बात हो गई. और आउटडोर में तो एवरी गेम विच इज आउटडोर, इट्स एन ओपन फील्ड, लर्निंग एट एवरी मोमेंट. और आयुर्वेदा में कुछ स्पेसिफिक है जो बोला जाता है कि बच्चों के लिए ये एक्टिविटी बहुत अच्छी है? आयुर्वेद में तो प्रॉपर क्रीड़ा क्षेत्र भी डिफाइन किया गया है कि अब प्लेग्राउंड कैसा होना चाहिए बच्चों का. अच्छा. एक एक टॉय बताया गया. अच्छा. टॉय कैसे आटे का बना होना चाहिए ताकि बच्चा मुंह में डाले कोई इशू ना हो. प्लास्टिक जाता है आजकल, हमको पता है कितना माइक्रो प्लास्टिक जाके प्रॉब्लम करता है बच्चों को. तो कैसे वुडन टॉयज बनने चाहिए, सॉफ्ट एजेस होने चाहिए, सॉफ्ट साउंड्स होनी चाहिए, शार्प साउंड्स नहीं होनी चाहिए ताकि सारे सेंसरी परसेप्शंस को बच्चा धीरे धीरे एब्जॉर्ब करे, ग्रो करे और वो शार्प ना हो. कुछ भी सडन नहीं होना चाहिए.